गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पाठ 2 लहासा की ओर, इसका जो सेकंड पार्ट हमारा बच गया था, लहासा की ओर, इसका सेकंड पार्ट आज हम देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले वाले भाग में हम पढ़ चुके थे कि जो है लेखक और उसके जो मित्र थे सुमति, उन्होंने जो है आधा मार्ग जो है लहासा का वो जो है कंप्लीट कर चुके थे और थोडला की ओर जाने वाला अब इनका क्या था, ये आखिरी मार्ग था। और उससे पहले जो है तिंडरी के विशाल मैदान में ये पहुंचे, जो पहाड़ों से घिरा हुआ टापू सा होता था, जिसमें दूर दूर तक छोटी छोटी पहाड़ियां मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। पहाड़ी का नाम है तिंडरी समाधि गिरी। आसपास के गांव भी सुमति के यजमान थे। जहाँ पे ये रुके वहाँ के आसपास के जो गांव हैं वहाँ पे भी सुमति के यजमान थे। सुमति जो है एक बौद्ध भिक्षु था बेटा, और जो गांव के जो लोग थे, बौद्ध अनुयायी लोग, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, वो क्या करते थे, सुमति जो है उनको बौद्ध गया से आए हुए कपड़े के जो है छोटी छोटी टुकड़ियाँ बनाकर एक डंडे में लपेट के उनको देता, और उसके बदले में जो उसके यजमान उसको जो भी दक्षिणा है वो देते। ठीक है। तो यहाँ जहाँ वो रुके थे वहाँ भी आसपास के गांव में सुमति के यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के डंडे खत्म नहीं होते थे, क्योंकि बोध गया से लाए गए कपड़ों के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। सुमति जो है क्योंकि उसके यजमान थे, और जब कपड़े खत्म हो जाते थे वो क्या करता, किसी भी कपड़े से जो को काट के और लपेट के जो है डंडी में, वो बोलता था कि ये कपड़ा बौद्ध गया का है, और उसको शुभ माना जाता है किसमें, बौद्ध धर्म में। तो उसको लोग अपने रखते हैं अपने घर में। तो कहने का तात्पर्य है कि पैसे के लालच में, या जो भी उनके उसके यजमानों से सुमति को मिलता था उसके लालच में, सुमति जो है पूरे दिन जो है सिर्फ यही काम करने में लगे हुए थे। क्या करने में, कि आसपास के गांव में वो जो है कपड़े की जो चीरियाँ थी उनको गंडे में लपेट के इधर उधर बांटने का। मैंने उनसे कहा, जिस गांव में ठहरना हो उसी गांव में भले डंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं लहासा पहुंचकर तुम्हें रुपए दूंगा। लेखक ने सुमति से कहा कि जहां हम रुके हैं, लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि 1 सप्ताह से ज़्यादा लग जाएगा। किस चीज़ में, इस काम में। अगर इसी तरह से आसपास के गांव में जो है इस तरह से बांटते रहे, तो लेखक ने कहा कि ठीक है, जहां हम रुके वहां आप बांटो, उसी में ही आप ये गंडे बांटो, लेकिन आसपास के गाँव में आप मत जाओ, क्योंकि आसपास के गाँव में अगर आप जाओगे तो हमें जो है अपने जहाँ पे हमें जाना है, जिस जगह जाना है वहाँ जाने में देर हो जाएगी। तो उन्होंने कहा इसके बदले में जो भी पैसे तुम्हें चाहिए, जब हम लहासा पहुँचेंगे तो लहासा पहुँचकर, लेखक ने कहा मैं आपको दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया, क्योंकि वो जो है ये सब चीज़ें जो है पैसों के लिए ही बांट रहे थे, अपने यजमानों को दक्षिणा के लिए ही बांट रहे। तो सुमति ने जो है स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। ठीक है। अगले दिन जो है सवेरे ही, फिर वो कहते हैं अगले दिन जो है हमने जो है उन्हें क्या मिला, कोई सामान उठाने वाला मिला, लेकिन ढूंढा उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को जो सामान उठाए, लेकिन उनको नहीं मिला। फिर लेखक कहते अगर हम सवेरे चल देते तो अच्छा होता, लेकिन ये क्या है, इन्होंने देर कर दी और 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ा। तिब्बत की धूप बहुत कड़ी मालूम होती। पहाड़ों की धूप है तो क्या है, बहुत तेज़ और कठोर लगती है। उनका सिर धूप से तिलमिला रहा था और पीछे कंधा जो है ठंडा पड़ता जाता। ठीक है। यदि आप तेज़ धूप में जो है चल रहे हो तो क्या होगा, अगर आपने किसी मोटे कपड़े से अपना सर ढक रखा है तो आप जो है गर्मी खत्म हो जाएगी, तब जो है सर पे तेज़ धूप नहीं लगेगी। अगर ऐसा नहीं है तो आप 2 बजे की तेज़ धूप में जो है सूरज की ओर मुँह करके चलेंगे तो आपका माथा जो है धूप से जल जाएगा। और क्योंकि पहाड़ी रास्ता है तो क्या होगा, बर्फीली ठंडी हवाएं चल रही, तो जहाँ धूप नहीं पड़ रही आपके कमर की साइड, वो बर्फ़ से एकदम ठंडी हो जाएगी, बर्फीली हवाओं से बहुत ठंडा हो जाएगा। फिर हमने अपनी अपनी चीज़ें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। क्योंकि इन्हें कोई सामान उठाने वाला नहीं मिला तो इन लोगों ने क्या किया कि अपना सामान स्वयं उठा के चल दे। यद्यपि सुमति परिचित तिगड़ी में भी थे। ठीक है। सुमति के परिचित उसके यजमान तिगड़ी जहाँ ये रुके हुए थे उस गाँव में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। लेकिन सुमति को किसी एक और यजमान से मिलना था। वो कौन थे, मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए तिब्बत की जमीन, ठीक है, शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा।
अब जो है वहाँ पे भी वो रुक सकते थे, लेकिन उन्हें किसी और से मिलना होगा, शायद उनसे उन्हें कुछ और काम रहा होगा, तो उन्होंने क्या कहा कि दूसरे गांव में चलते हैं। ठीक है, सुमति ने कहा कि उन्होंने कहा कि पीठ पर सामान लाद कर चल पड़े। उन्होंने कहा कि हम दूसरे गांव कहाँ, शेखर विहार की ओर चल देते, वहाँ शायद हमें कोई आदमी मिल जाए जो हमारा सामान उठा सके। तिब्बत में क्या होता है, तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जमींदारों में बटी होती है। इन जमींदारों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों बिहारों के हाथ में होता है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार खुद खेती भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीरदार के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता, क्योंकि अधिकतर जो है जागीर का हिस्सा जो है किसके पास होता है, बौद्ध मठों को हाथ में होता है, उनको दिया जाता है। तो जागीरदार जो है अपने मजदूरों से वहाँ पे खेती करवाते हैं, और खेती की देखभाल कौन करता है, बौद्ध मठ का कोई भी एक जो है भिक्षु, और वो जो है जागीरदार के जो वहाँ काम करने वाले जो हैं कारीगर हैं या जो भी हैं वहाँ काम करने वाले मजदूर, उनके लिए किसी राजा से कम नहीं होते थे। मतलब उनका जो भिक्षु होगा उसका बहुत आदर होगा, सम्मान होगा, उसकी बात मानी जाएगी। ऐसे ही एक भिक्षु से मिलने ये जा रहे थे, जिसका नाम क्या था, उसका नाम था नमसे। ठीक है, शेखर विहार की जो खेती थी उसके मुखिया के एक भिक्षु थे नमसी। ये बड़े भद्र पुरुष थे, भद्र पुरुष यानी बहुत सभ्य व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा न था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसकी कंजूर यानी बौद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। यहाँ पे जो है जहाँ ये गए शेखर विहार में, वहाँ पे जो है क्या था, एक बौद्ध मंदिर था, और इसमें जो है कंजूर कहते हैं बेटा बुद्ध वचनों की एक क्या है पुस्तक, जिसका अनुवाद किया गया था। जो बौद्ध जो लिपियां हैं वो तो पाली भाषा में लिखी गई हैं, लेकिन इनका अनुवाद अगर हिंदी में किया गया था, और 103 पोथियां रखी हुई थी जो हाथ से लिखी हुई थी। ठीक है, अब इनका मन वहाँ लग गया। यह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं थी, यानी कि एक एक पोथी जो है कम से कम 5 से 10 किलो से कम नहीं रही होगी। सुमिति ने फिर आसपास के यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उसे जाने के लिए कह दिया। ये जो लाइन कही गई है बच्चे कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसका अर्थ हुआ कि जो लेखक है अब जो है उसका पूरा मन जो है किस में लग गया, उन पुस्तकों को पढ़ने में। वो उसका मन और कहीं नहीं लग रहा था, न उसे अब किसी की ज़रूरत थी, तो इसलिए जो है उन्होंने मना नहीं किया। अब जो है सुमति कहीं भी जाए, न उन्हें कहीं पहुंचने में जो है पहुंचने के लिए देर हो रही थी, क्योंकि वो इन पुस्तकों को पूरा पढ़ना चाहते थे। उनकी रुचि थी उन पुस्तकों में, इसलिए उन्होंने सुमति की बात पे भी ध्यान नहीं दिया और इस बात पे भी ध्यान नहीं दिया कि वो कितनी देर में आए। वो उन पुस्तकों को पढ़ना चाहते थे। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वो दूसरे दिन आ गए। सुमति लेखक सोचते थे कि मैंने सोचा कि 2-3 दिन में आएंगे, लेकिन वो दूसरे दिन ही आ गए। लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिगड़ी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदा लेकर चल पड़े। ठीक है बच्चों, पिछली जो आपको वीडियो थी उसमें भी ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका था आपका, और मैंने कुछ प्रश्न आपको वर्कशीट में दिए थे। जैसे पहला प्रश्न आप लोगों को वर्कशीट में जा चुका है, प्रश्न नंबर 2 भी जा चुका है, उस समय तिब्बत के हथियार का कानून ये भी जा चुका है। तीसरा प्रश्न भी आपको पिछली वर्कशीट में जा चुका है, लेखक लंडकोर के मार्ग पर अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गए। चौथा प्रश्न जो है ये आपको नहीं गया था, ये इस वाले वीडियो के साथ वर्कशीट में चला जाएगा। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार जो है रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। अभी अभी जो हमने ये लाइन पढ़ी है इसका अर्थ यहाँ पे है कि पहली बार जो है लेखक जो है लहासा की ओर जल्दी पहुंचना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि सुमति जो है इधर उधर यजमानों के पास जाए और उससे क्या हो कि उनका टाइम जो है खराब हो। लेकिन इस बार जो है सुमति रास्ते में आसपास के कई गांव में बांट रहे थे, घूम रहे थे, और उसमें कई टाइम लगा रहे थे। लेखक जो है चाहते थे कि वो टाइम से जो है लहासा पहुंचे, लेकिन इस बार लेखक ने क्यों नहीं रोका। इस बार क्या, इस बार शेखर विहार के पास एक मंदिर उन्हें मिला। वहाँ उनको क्या है
हाथ से लिखी हुई 103 जो है पोथियां मिली बुद्ध वचनों की। लेखक उनको पढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्हें जो है समय चाहिए था वो उनको पूरा पढ़ना चाहते थे और उन्हें इसको कार्य के लिए क्या चाहिए थी, समय की आवश्यकता थी। तो वो चाहते थे कि अगर ये 2-3 दिन में भी आए तो कोई बात नहीं, इस दौरान जो है वो इनको पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 भी आप लोग पहले कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था। ये वाला प्रश्न जो आपका नहीं हुआ था, ये आपको अब करना है। ठीक है, अपनी अपनी जो नोटबुक है उसमें आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 6, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। ठीक है, तो उसके अनुसार जैसे शुरू का जो है हमने पैराग्राफ जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि तिब्बत में जो है अतिथि अगर चला जाए, बौद्ध भिक्षु अगर चला जाए, सिर्फ निम्न कोटि के जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके ही चोरी के डर से जो है आने से रोका जाता, नहीं तो आप आराम से आप जा सकते हैं, उनके घर के अंदर जाके उनसे चाय बनवा सकते हैं, वहाँ आराम से रह सकते हैं। अतिथियों का बड़ा सत्कार होता है। महिलाएं जो है पर्दे में नहीं होती हैं। ठीक है, और जाति पाति प्रथा जो है समाज में नहीं थी। तो उसके तौर पे जो हम लिखेंगे कि तिब्बत समाज आमतौर पर अच्छा था, वहाँ जाति पाति या छुआछात नाम की चीज़ नहीं थी, न औरतें पर्दा करती थी, अपरिचित अतिथि की भी वे सेवा करते थे। हाँ, शाम के वक्त लोग जो है तिब्बती शराब छट पीते थे। खुफिया विभाग या पुलिस विभाग अपर्याप्त था क्योंकि सरकार इन पर खर्चा नहीं करना चाहती थी। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर्स मैंने आपको बता दिए। अब है प्रश्न नंबर 7, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य को बताता है। लेखक पुस्तक पर पढ़ने में रम गया, लेखक पुस्तकों की सेल्फ के भीतर चला गया, लेखक के चारों ओर पुस्तकें थी, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। इसमें से सही कौन सा होगा, फर्स्ट वाला, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये प्रश्न आपको करने हैं बेटा। अब प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति के आधार पे। पहला प्रश्न हम देख लेंगे, रचना और अभिव्यक्ति के आधार पे पहला प्रश्न क्या लिखा है। पहला प्रश्न लिखा है कि सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पे आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं कि सुमति कैसा व्यक्ति रहा होगा। लिखा है ना कि लगभग हर गांव के लोग उसे जानते थे, हर जगह उसके यजमान थे, तो कैसा व्यक्तित्व उसका रहा होगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि वो जो है धार्मिक पुरोहित थे। ठीक, तो उन धार्मिक पुरोहित का जो है सब लोग सम्मान करते हैं, इस वजह से सब लोग उनको सम्मान करते हैं, जहाँ से वो जाते लोग उन्हें सम्मान करते, उनको पूछते। दूसरा क्या था कि तीर्थ यात्रा का प्रसाद बांटने के बहाने जो है वो तीर्थ यात्रा का जो है प्रसाद जो है ना, बौद्ध गैस के कपड़े जो है एक डंडे में लपेट के वो जो बांटते थे। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जो है उनको लालच था किसका, दक्षिणा का, इसलिए वो कई बार जो है ख़त्म हो जाने पर भी जो है किसी भी कपड़े को लपेट के बोलते थे बौद्ध गया का। तो इससे पता चलता है कि वो थोड़ा लालची स्वभाव के भी थे। हाँ, और तीसरी चीज़ ये है कि सभी लोग उनको जानते, तो सबसे उनका व्यवहार अच्छा था, तो मिलनसार थे, हर किसी से मिलना उनको पसंद था, हर कोई जो है उनका जो है बातचीत करने का तरीका, उनका व्यवहार बड़ा अच्छा था, मिलनसार व्यवहार था, इसीलिए लोग उनको पसंद करते थे। ठीक है, तो ये प्रश्न आप इस तरीके से लिखेंगे। दूसरा है हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था, लिखा है ना, सेकंड प्रश्न लिखा है हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर होते हैं। आपकी समझ से यह उचित अथवा अनुचित व्यवहार व्यक्त करें। ठीक है, तो हालांकि उसने कहा है कि हाँ ये जो है आमतौर पे होता है, ऐसा माना जाता है कि जो है जैसे जो है व्यक्ति के कपड़ों से जो है उसका व्यक्तित्व का जो है परिचय लोग करते हैं आमतौर पे। जिसने अच्छे से कपड़े पहने हैं तो समझते हैं कि हाँ ये अच्छा है, सभ्य व्यक्ति है, लेकिन ये जो है ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सही नहीं है आदमी के वेशभूषा से जो है उसके व्यक्तित्व की पहचान करना। ठीक है, साधारण वेशभूषा पहनने वाला व्यक्ति भी महान हो सकता है। जैसे महात्मा गांधी तो सिर्फ जो है क्या पहनते थे, एक धोती पहनते थे, लेकिन उनके विचारों से पूरा विश्व अवगत है। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए। प्रेमचंद्र बहुत साधारण और कपड़े पहनते थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व और उनकी रचनाएं जो हैं हम सभी उनसे परिचित हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि कपड़ों के आधार पर जो है आदमी का व्यक्तित्व जो है अंदाज़ा लगाना ये सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, फिर है यात्रा वृत्तांत के आधार पर
तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य साइड से किस प्रकार भिन्न है। ये आपके पाठ में दे रखा है वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में, जैसे दिया कि वहाँ की धूप कितनी तेज़ है, ठंडी बर्फीली हवाएं चलती है, इस तरीके से दे रखा है। और आप अपने शहर के बारे में आप लिख लीजिए, देहरादून जहाँ आप रह रहे हैं वो कैसा भिन्न है वहाँ से, वो आप स्वयं लिखेंगे। ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 12, यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपके पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं, प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में भिन्न है। ठीक है, हमारी जो पुस्तक है उसमें और कौन कौन सी विधाएं, तो इसमें जो है पहला जो कहा पाठ है हमारा 2 बैलों की कथा। ठीक है बेटा, तो ये जो पहला है हमारा पाठ 2 बैलों की कथा, ये जो है कहानी है। ठीक है, फिर है लहासा की ओर, ये जो है यात्रा वृत्तांत है। उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये आपके सिलेबस से इस समय हटा दिया गया है लेकिन ये निबंध है। सांवले सपनों की याद, ये संस्मरण है यानी यादें हैं। देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये क्या है, रिपोर्टाज है यानी कोई रिपोर्ट है। प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग है। मेरे बचपन के दिन आत्मकथा। एक तोता और एक मैना निबंध, ये भी आपके चैप्टर से ये भी आपके सिलेबस से ये वाला चैप्टर भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब जो है लगभग आपके सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं बेटा। ठीक है, इनको आप लोगों को अपनी अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है बच्चे, ओके।